नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी 1799 के बाद फ्रांस का जो इतिहास है वो एक तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के इर्द गिर्द घूमता है। आपने भी इतिहास में नेपोलियन का नाम सुना होगा, तो उसी नेपोलियन के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है वो 1769 में होता है और वो 1821 तक इस फ्रांस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम है वो विश्व इतिहास के उन महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी व्यक्तियों में शामिल किया जाता है जिन्होंने शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के माध्यम से इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया या एक नए विचारों को विश्व इतिहास के सामने रखा। नेपोलियन का योगदान विश्व इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रहा या कितना घातक रहा, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेपोलियन के व्यक्तित्व के कुछ ऐसे बिंदु हैं और उसके कर्तृत्व के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए उसकी अद्भुत साहसिक एवं सर्जनात्मक प्रतिभा का लोहा प्राय सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है क्योंकि वह फ्रांस के क्रांतिकारी दशक 1789 से 1799 का माना जाता है के अंतिम चरण जब डायरेक्टरी का शासन था, उसमें जो व्याप्त शासकीय दुर्बलता थी उसका फायदा उठाते हुए सैनिकवाद के उत्कर्ष के रूप में उसकी पैदाइश हुई थी। यानी उसी क्रांति के कारण ही नेपोलियन की पैदाइश हुई, इसीलिए इसे क्रांति पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो स्टडी टॉपिक है उनको हम 4 भागों में विभाजित करते हुए करेंगे। सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन एवं डायरेक्टरी के शासन के अधीन उसका उत्कर्ष, जिसका पीरियड है 1795 से 1799। यानी इस दौरान क्रांति के दौरान हमने पढ़ा था कि 1795 से 1799 में फ्रांस की जो शासन व्यवस्था है वो एक डायरेक्टरी के हाथ में थी। उसी डायरेक्टरी के शासनकाल के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और वहीं से इसका उत्कर्ष होता है। जब डायरेक्टरी भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हो गई तो नेपोलियन द्वारा 1799 में डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके एक तरह से सत्ता का अधिग्रहण कर लिया गया। ये सत्ता 3 व्यक्तियों के बीच थी जिनको 3 काउंसलर थे, लेकिन नेपोलियन उनमें से प्रथम काउंसलर था और उसके हाथ में ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। तो इस पीरियड को हम दूसरे भाग में लेंगे जो 1799 से 1804 के बीच है। फिर तीसरा भाग देखेंगे जब नेपोलियन शासक बन जाता है तो उसके दौरान 1804 में ये शासक बनता है, तो उसके बाद साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है वो हम इस तीसरे भाग में देखेंगे जिसका पीरियड है 1804 टू 1808। और फिर अगला नेपोलियन जब सम्राट ही रहता है उस समय साम्राज्य का जो पतन और पटापेक्ष होता है उसका पीरियड है 1808 से 1815। तो इन 4 भागों में नेपोलियन बोनापार्ट को बांटते हुए हम स्टडी करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही जिज्ञासा वाला टॉपिक है जिसको बहुत अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग की शुरुआत करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन और डायरेक्टरी के शासन पीरियड यानी 1795 से 1799 के अधीन उसका उत्कर्ष कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन की बात कर लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है वो 15 अगस्त 1769 यानी 1769 में कोर्सिका द्वीप के अजाशो नामक स्थान पर हुआ था। ये कोर्सिका एक आइलैंड है जो फ्रांस के पास ही लगता है और जो भूमध्य सागर में स्थित है। इसके ऊपर लंबे समय तक इटली का नियंत्रण रहा था एक तरह से, या जिनेवा का नियंत्रण रहा था, जहां से नेपोलियन के जन्म से 1 वर्ष पूर्व यानी 1768 को फ्रांस ने जिनेवा की रिपब्लिक से इसे खरीद लिया था।
नेपोलियन का परिवार है वो मूलतः इटली का था और उसके पूर्वज लगभग 250 वर्ष पूर्व इटली से आकर कोर्सिका आइलैंड में बस गए थे। नेपोलियन के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, जो पैसे से एक वकील थे और कुलीन वर्ग से संबंधित थे, लेकिन अब वो नामात्र के कुलीन रह गए थे क्योंकि जो सत्ता और शक्ति थी उनसे उनको हाथ धोना पड़ गया था। नेपोलियन की माता है वो लेटिटिया रेमोली थी, जो अत्यंत सुंदर एवं सुदृढ़ संकल्प युक्त एक महिला थी। चार्ल्स बोनापार्ट व लेटिटिया रेमोलिनी की 8 संतानें थी, जिसमें 5 लड़के और 3 लड़कियां थी और नेपोलियन उनका दूसरा पुत्र था। नेपोलियन हालांकि फ्रांस से बहुत प्रेम नहीं करता था क्योंकि इसकी भाषा इटालियन थी और उसको ऐसा लगता था कि कोर्सिका पर तो फ्रांस ने ज़बरदस्ती नियंत्रण कर लिया है। लेकिन धीरे धीरे ये सेना के अंदर शामिल होता है और वहीं से इसका जो उत्कर्ष है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसी डायरेक्टरी के शासन में ये बड़े महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करता है और आगे आने वाले समय में एक तरह से अधिनायक के रूप में स्थापित हो जाता है। तो नेपोलियन सेना में शामिल हो जाता है और सेना में उसको लेफ्टिनेंट कर्नल का पद है वो 1793 के अंदर दिया जाता है और साथ ही एक तुल्लो नगर होता है। तुल्लो नामक नगर पर कब्जा करने के लिए इसको भेजा जाता है। तुल्लो पर क्या होता है कि एक ब्रिटिश जहाजी बेड़े के कप्तान एडमिरल हुड ने अधिकार कर लिया था। वह फ्रांस की जो तत्कालीन राष्ट्रीय सरकार थी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। नेपोलियन ने अपने तोपखाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग करते हुए और अपनी सैनिक प्रतिष्ठा का सफल संचालन करते हुए तुल्लो के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया था। तो नेपोलियन को इस सफलता के उपलक्ष्य में 24 वर्ष की अवस्था में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर स्थापित कर दिया गया था, यानी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए। इसके बाद 1795 को पेरिस में राजतंत्रवादियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सम्मेलन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उसको दबाने में भी नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक तरह से फ्रांस के गणतंत्र की रक्षा की थी। तो इस तरह से नेपोलियन धीरे धीरे फ्रांस के अंदर शक्तिशाली होता जाता है और उनकी इन्हीं उपलब्धियों को यानी राजतंत्रवादियों को दबाने, तुल्लो नगर को नियंत्रण में लेने के कारण इटली का सैनिक अभियान जो 1796 से 1797 के बीच किया गया, उसकी जो बागडोर है वो बोनापार्ट यानी नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दी गई। इसकी प्रतिभा को देखते हुए इटली के सैनिक अभियान की बागडोर है इसको सौंप दी गई। इटली के अभियान को कुछ इस शब्दों में कहा जाता है, ही केम, ही सा और ही कॉन्क्वर्ड, यानी वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। यानी ये सैनिक अभियान है इटली का, वो नेपोलियन के बहुत ही महत्वपूर्ण अभियानों में से एक और प्रारंभिक अभियानों में से एक है जिसने नेपोलियन को बड़ी मजबूती के साथ स्थापित कर दिया था। इस अभियान में उसने महज 35,000 फ्रांसीसी सेनाओं के साथ आल्प्स जो पर्वतमाला है, जो बहुत बड़ी पर्वतमाला है, उसको पार किया था और ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया की संयुक्त सेनाओं को, जिसमें 70,000 के लगभग सैनिक थे, उनको इसने पराजित किया था। इसमें कई बार जैसे पो नदी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था, ब्रिज था, जिसको पार करना बहुत जरूरी था, जिसको लोदी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और दूसरी उसके उस और ऑस्ट्रिया की सेना तोपे गड़ाई बैठी थी, फिर भी बोनापार्ट ने हिम्मत नहीं हारी और सबसे आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करते हुए उसने लोदी ब्रिज को पार किया और उस तरफ स्थित ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे हटने के लिए, या आप यूँ कहिए कि उनको हार मानने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये इसके बाद यानी जिस तरह से इसने सेना का नेतृत्व किया, अपनी सेना में साहस भरा, एक आदर्श अधिकारी का जो पाठ पढ़ाया, उसके कारण उसकी सेना नेपोलियन से प्यार करने लगी और उसको द लिटिल कॉर्पोरल यानी छोटा नायक के नाम से जाना जाने लगा। अब उसने वहाँ से पीछे हटा दिया। उसके बाद में उसने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विजय ये इटली की मानी जाती है और इटली के कई राज्यों को इसके द्वारा संगठित भी किया गया। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ राज्यों का गठन भी किया गया और ऑस्ट्रिया ने इसके कारण मजबूर होकर 1797 के अंदर कैंपो फोर्मिया की जो संधि है वो इटली के साथ की
और उसके अनुसार लोम्बार्डी एवं बेल्जियम का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को फ्रांस को देना पड़ा, जो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। और इटली वासियों के लिए नेपोलियन इस विजय के बाद एक अवतारित पुरुष के रूप में स्थापित हो गया। इसके बाद है मिस्र का सैनिक अभियान, जो 1798 से 1799 के बीच चला। नेपोलियन को ऐसा लगता था कि ब्रिटेन को पराजित करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा राष्ट्र था यूरोप के अंदर जो फ्रांस के सामने घुटने नहीं टेक रहा था, तो उसको पराजित करने के लिए उसको ऐसा लगता था कि इसके जो पूर्वी देश है, जिसमें भारत और इनके साथ जो इसके उपनिवेश और वहाँ से जो उसके व्यापारिक संबंध है, अगर उन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वो इंग्लैंड को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। और इसी उद्देश्य से वो अपने 38,000 सैनिकों और 400 वाहनों के साथ मिस्र के लिए रवाना हुआ, ताकि मिस्र पर अधिकार करके और वहाँ से पूर्वी देशों की तरफ यानी ईरान होते हुए भारत तक आक्रमण किया जाए और इंग्लैंड को जो उपनिवेश है उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरह से वो मिस्र की तरफ आक्रमण करता और पिरामिडों का एक महत्वपूर्ण युद्ध है वो लड़ा गया 1798 में, जिसमें उसने मिस्र के मामलुकों को, हालांकि मिस्र के ऊपर नियंत्रण तो तुर्की के शासक का था, बट सत्ता मुख्य रूप से वहाँ के जो सामंत सैनिक थे मामलुक उनके पास थी, तो उनको ये हराने में कामयाब हो जाता है पिरामिडों के युद्ध में, और एक तरह से मिस्र के ऊपर नेपोलियन का अधिकार हो जाता है। लेकिन 1 अगस्त 1798 को एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने अलेक्जेंड्रिया के पूर्व में स्थित अबूकर की खाड़ी के अंदर जोरदार आक्रमण किया और इस आक्रमण में नेपोलियन परास्त हुआ। नील नदी के युद्ध के नाम से ये युद्ध जाना जाता है, जिसके अंदर नेपोलियन क्या परास्त हो जाता है। अबूकर की खाड़ी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया, जिसको अबूकर की खाड़ी या नील नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जब इसकी हालत खराब हो गई एक तरह से, तो अब देखिए नेपोलियन ने क्या डिसीजन दिया, उसने अपनी सेना को एक दूसरे अधिकारी जो इसका विश्वस्त अधिकारी था उसके हाथ में सौंप करके चुपचाप 21 अगस्त 1799 की रात्रि को वह फ्रांस के लिए रवाना हो गया और उसका जो नेतृत्व सेना का वो एक कलाबार नामक इसका विश्वस्त अधिकारी था उसको सौंप दिया और एक तरह से ये फ्रांस के अंदर 47 दिनों की यात्रा करने के बाद ये फ्रांस में उपस्थित होता है। तो फ्रांस में इस समय स्थिति बड़ी ही बदल चुकी थी। डायरेक्टरी के अंदर अक्षमता व भ्रष्टाचार के कारण ये जनता में विश्वास खो चुकी थी, इसलिए नेपोलियन एकदम सही समय के ऊपर पेरिस में पहुंचा। पेरिस की जनता ने नेपोलियन का भरपूर साथ दिया, उसका भरपूर स्वागत किया और इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि मैं एकदम सही वक्त पर आया हूं। अगर मैं थोड़ा पहले आ जाता तो वो बहुत जल्दी होता और अगर मैं थोड़ा बाद में आता तो बहुत लेट हो चुका होता, इसलिए मैं एकदम सही समय पर आया हूं। तो इसने आने के बाद में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और इस तरह से 9 व 10 नवंबर 1799 को एक तरह से फ्रांस में एक राज्य विप्लव होता है, जिसके तहत डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो जाता है और नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता के केंद्र के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो अब एक तरह से नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण कर लिया जाता है और 3 व्यक्तियों की एक काउंसिल बनती है, जिसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा साई व तीसरा टुक्का होता है। ये 3 व्यक्ति होते हैं, लेकिन नेपोलियन को प्रथम काउंसलर नियुक्त किया जाता है और प्रथम काउंसलर के रूप में यानी जिसका पीरियड 1799 से 1804 रहता है, उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाती है। जैसे फ्रांस का एक नया संविधान बनाया गया जिसके तहत शक्तियों का विभाजन किया जाता है। फ्रांस हालांकि अब भी गणतंत्र रहता है, लेकिन ज़्यादातर शक्तियां हैं वो नेपोलियन के हाथ में होती है। दूसरा इसके द्वारा कार्य किया गया वो था द्वितीय संयुक्त मोर्चे के खिलाफ युद्ध, यानी फ्रांस को पराजित करने के लिए अब दूसरा मोर्चा बना जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया व रूस थे। तो इसके खिलाफ इसने बेहतरीन तरीके से युद्ध का संचालन किया। इस अगला कदम था नेपोलियन का द्वितीय इटली अभियान। 1800 में नेपोलियन ने अपने 40,000 विश्वस्त सैनिकों के साथ आल्प्स पर्वतमाला के महान संत बर्नार्ड दर्रे के बर्फीले रास्ते को पार किया। पो नदी की उर्वर घाटी में उतरने के बाद मोरेंजो नामक स्थान पर यह पहुंचा और ऑस्ट्रिया की सेना से इसका सामना हुआ। युद्ध बड़े नाटकीय तरीके से चला, लेकिन नेपोलियन को अंततः ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल रहा। इसके बाद इस पीरियड में यानी 1799 से 1804 में इसने इंग्लैंड के साथ शांति संधि की,
जो 1802 ईस्वी में हुई। यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच पिछले 9 वर्षों से युद्धरत थे। उनके बाद ये एक शांति का पैगाम था, जिसको आमिया की शांति संधि, पीस ऑफ आमिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांस में गणतंत्र के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के सभी उपनिवेशों को लौटा दिया। माल्टा व मिस्र में भी अपने जो अधिकार है वो त्याग दिए। तो इस तरह से इंग्लैंड के साथ शांति संधि एक तरह से हो जाती है, या शांति संधि करने में ये सफल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आगे नेपोलियन के बारे में और देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।